हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का आपको पहला चैप्टर सत्ता दो दुर्व्यता का अंत पढ़ाया था। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज मैं उससे आगे के आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो भी टॉपिक हमारा शेष रह गया था। हमारा टॉपिक था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सोवियत संघ जो एक 15 गणराज्यों को मिलकर बना था, उसका विघटन का रीजन क्या था कि वो जनता की सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा था। जनता ने जिस उद्देश्य के लिए सरकार का गठन किया था, जिस एक बड़े गणराज्य का गठन किया था, वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। और वो एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जो परमाणु शक्ति के और हथियारों के अधिक संग्रहण की थी, उसमें लग गया था, जिसके कारण देश के संसाधनों का एक अधिक भाग किसमें लग रहा था? परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में देश को। वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। परंतु जब जनता को इस बात की बारे में पता चला कि वह अमेरिका से कई चीजों में पिछड़ चुका है, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये जनता को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि सोवियत संघ दूसरे पश्चिमी देशों से बहुत आगे चल रहा है। अब उसके आगे का वीडियो हम आगे का जो पार्ट रह गया था उसे पढ़ने वाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्षों का शासन था। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लंबे समय तक सोवियत संघ में शासन किया था, लगभग 70 वर्षों तक। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। इतने लंबे समय तक इसने शासन किया था, परंतु अब एक ऐसा टाइम आ गया था कि अब ये जनता की आकांक्षाओं, जिस उद्देश्य के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का गठन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शासन कर रहे थे, जो मेन मोटिव था उनका, उसे ही वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जनता अब इससे दूर जाने के लिए, अब जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती थी जो उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति ना कर सके। जवाबदेहिता की कमी, यानी कि हर कोई, जैसे भारत में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट में क्या चाहते हैं लोग कि खुलापन हो, जवाबदेही हो। जवाबदेही किसके प्रति हो? जनता ने जो इतनी मेहनत से वोटिंग की है, इतनी मेहनत से अपनी सरकार को चुना, अपनी पसंद से सरकार चुना है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही रहता है कि एक ऐसी सरकार हो जो जनता के कल्याण के लिए काम करे, ना कि केवल उसका अपना स्वयं का मोटिव पूरा हो, चाहे वो दूसरे देश से युद्ध में लगी रहे। पर क्या केवल यही मोटिव नहीं होता एक देश का कि वह सिर्फ रक्षा पर खर्च करता रहे? एक मेन मोटिव ये भी होता है कि वह देश के कल्याण पर भी जोर दे, वो शिक्षा पर ध्यान दे, वो स्वास्थ्य पर ध्यान दे, जो देश की आधारभूत संरचना है, सड़कें, परिवहन, इन सब पर भी ध्यान दे। इसलिए एक देश का समन्वित विकास होना आवश्यक है। गतिरोध प्रशासन, यानी कि गतिरोध प्रशासन क्या हो गया था? गतिरोध हो गया था। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण एक स्थानीय स्तर पर, यानी कि एक जो लोकल बॉडी थी, वो भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुकी थी, जिसके कारण जनता जनता की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। भारी भ्रष्टाचार हो गया था। शासन में खुलापन समाप्त हो गया था। पार्टी के अधिकारियों और आम नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार। एक जो मेन जो होता है कि पार्टी के जो अधिकारी हैं और जनता दोनों को समान विशेषाधिकार प्रदान किए जाए। ये ना हो कि उन्हें अलग विशेषाधिकार प्रदान किए जा रहे हैं और जनता, जो आम जनता है, वो उनको अपने से अलग थलग समझे कि उन्हें तो अलग इतने ज्यादा विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके कारण वो अब इस उद्देश्य के लिए काम ही नहीं करेगी कि वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। अब उसका मेन उद्देश्य है कि अपनी बस आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और जब तक शासन चल रहा है उसका निरंकुश शासन हो। इसे कैसे? निरंकुश शासन, जिसमें वो जनता की आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर पाती, जनता की जरूरतों को सुनना ही नहीं चाहती, उनके कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहती। खुलापन समाप्त हो गया। पार्टी के अधिकारियों आम नागरिक से ज्यादा विशेष अधिकार दिए गए थे। सोवियत संघ में ये एक मेन हो रहा है जिसके विघटन का, कि वहां नागरिकों को कम विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसके कारण क्या जनता स्वयं को अलग थलग महसूस कर रही थी उन अधिकारियों से जिन्हें विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए थे। भारत में देख सकते हैं कि अधिकारियों और आम नागरिक के कुछ अधिकारों को छोड़कर लगभग समान विशेष अधिकार प्रदान कर रखे हैं, कोई विशिष्ट नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को 361 के तहत कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए, परंतु वो भी अपवाद स्वरूप प्रदान किए गए। पर इसका ये मोटिव नहीं है कि उन्हें कोई विशेष स्पेशल राइट्स प्रदान करके सामान्य जनता से पृथक कर दिया जाए। आपके गोरबेचेव सुधार, मैंने आपको बताया था कि गोरबेचेव ने क्या सुधार की नीति अपनाई थी। एक थी पेरेस्ट्रोइका और एक थी ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है? खुलापन की नीति, यानी कि जितना हो सके पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, जितना हो सके पश्चिमी विश्व से एफडीआई को आकर्षित किया जाए, यूरोप और मध्य एशिया देशों से एफडीआई को आकर्षित किया जाए, और दूसरे देशों में जो भी पूंजीवाद, निजी संपत्ति, सबको बढ़ावा दिया जाए। परंतु क्या कारण है कि गोरबेचेव की यह सुधार की नीति भी विफल होगी? इसका रीजन ये था कि
जो पार्टी के सदस्य थे, मैंने आपको बता चुका हूं कि पार्टी के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। जब इतनी तीव्र गति से गोरबचेव द्वारा सुधार की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी परिणति ये निकली कि जो पार्टी के सदस्य थे उनका ये लगने लगा कि उनके विशेषाधिकार में अब कमी आ रही है, जिसके कारण वे गोरबचेव की सुधारों की नीति को बहुत ज्यादा तीव्र गति से समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि गोरबचेव बहुत तीव्र गति से सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रक्रिया में मंद मंद सुधार को प्रारंभ करना चाहिए। परंतु दूसरी ओर वही जनता जनार्दन क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि ये गोरबचेव जो नीति अपना रहे हैं वो काफी मंद गति से चल रही है, तो इसमें तीव्रता लानी चाहिए, जब देश का विकास हो सकता है, तभी हम पश्चिमी विश्व से क्या प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के अभाव का उभार रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया एवं बाल्टिक देश क्षेत्र। अब क्या हुआ था, एक और ये हुआ कि लोगों में राष्ट्रीयता का उभार होने लगा कि हम लिथुआनिया के, हम बाल्टिक क्षेत्र के, लिथुआनिया यानी कि बाल्टिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया, ये सब जो क्षेत्र आते हैं इनमें भी राष्ट्रीयता का उभार होने लगा। और जो बड़े गणराज्य जैसे यूक्रेन, रूस, इन सब में क्या हुआ, राष्ट्रीयता का उभार होने लगा। मैंने आपको एक रूसी क्रांति के बारे में बताया था कि रूस में शुरू से ही एक राष्ट्रीयता उभार की क्रांति चली थी जो 1917 में चली थी। तो ये राष्ट्रवादिता हमेशा इस रूस की जड़ में रही है। और जब इसका उभार हुआ, राष्ट्रवादिता का उभार हुआ, संप्रभुता का उभार हुआ कि हमारा देश संप्रभु है, हमने जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो अब हम सब अलग होकर अपने देश का तीव्र गति से विकास कर पाएंगे। जब इनमें इस राष्ट्रीयता का उभार होने लगा तो जो एक पूरे देश की एक सरकार थी जिसका केंद्र क्या था, मॉस्को था, मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने उसकी सत्ता को मानने से मना कर दिया। अब वो अपनी स्वतंत्र सत्ता या विकेंद्रीकरण को चाहते थे, स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करना चाहते थे, जिसका परिणाम क्या हुआ, सत्ता विकेंद्रित हो गई। अब मॉस्को से खिसक छोटे छोटे जो देश थे, एक तो मेन तो यूक्रेन ही था, रूस था, बेलारूस था, और बाल्टिक जो भी क्षेत्र थे उन सब ने पृथक गणराज्य का गठन कर दिया। तो ये उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड बाल्टिक क्षेत्र के बारे में जो मैंने आपको बताया। विघटन की परिणति क्या हुई, अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शीत युद्ध क्या था। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसका क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी, मतलब शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध एक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक सत्ता के दो केंद्र थे, ये दोनों, एक था रूस और एक था अमेरिका। अमेरिका से रूस प्रतिस्पर्धा कर रहा था, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे, दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध जो कभी भी वास्तविक युद्ध में नहीं बदला। ये क्या था, इसे शीत युद्ध को छद्म युद्ध भी कहा जाता है। इसे छद्म युद्ध कहने का रीजन यही है, मेन मोटिव यही है, क्योंकि ये कभी भी वास्तविक युद्ध में नहीं बदलता, ये हमेशा छद्म युद्ध ही रहता है। और ये युद्ध कभी परमाणु से नहीं होता, ये केवल विचारों से होता है। इसलिए शीत युद्ध के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि ये क्या था। प्रतिस्पर्धा समाप्त, यानी कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। जब शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसी दिन शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। क्योंकि अब शीत युद्ध के दो मेन जो थे, रूस और अमेरिका, इन दोनों के बीच तो शीत युद्ध चल रहा था और इन्होंने पूरे विश्व को बांट रखा था, एक था पश्चिमी विश्व, एक था पूर्वी विश्व। तो इन्होंने जब पूरे देश को बांट दिया था, जब रूस का विघटन हो गया, यानी कि जिसे आप कहते हैं, अब इसे रूस कहते हैं, पहले इसे यूएसएसआर कहते थे। जब इसका विघटन हो गया तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। तो अब वो शीत युद्ध तो इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि विश्व एक दूरबी हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रतिस्पर्धा समाप्त, जो मैंने आपको पहले बताया था कि परमाणु हथियारों को लेकर और जो बड़े बड़े हथियार हैं और दूसरे देश से जीडीपी में प्रतिस्पर्धा, इन सब में कौन प्रतिस्पर्धा कर रहा था, रूस और अमेरिका, दोनों के गुट के आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरे विश्व क्या हुआ, एक दूरबी हो गया, क्योंकि अमेरिका में सत्ता केंद्रित हो गई। अमेरिका एक बड़ा देश बन गया। अमेरिका क्या हुआ, एक सर्वशक्तिशाली या महाशक्ति बन गया, जिसके कारण क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई, हथियारों की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई, अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उभार। अब जब रूस का विघटन यानी कि यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उभार हो गया, क्योंकि अब विश्व क्या हो गया था,
एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का डंका अब बज गया, यानी कि अमेरिका ही अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर गया। अमेरिका का जो नाटो संगठन था जिसमें 49 सदस्य हैं, वो अब विश्व का एकमात्र सैन्य संगठन के रूप में उभार हुआ। और वार्सा पैक्ट, अब इसके जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ, वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, नव उपनिवेशवाद का उभार हुआ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मेन मोटिव क्या था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का गठन अमेरिका द्वारा इसलिए किया गया था ताकि विश्व में पूंजीवाद का विकास किया जा सके। अब विश्व में पूंजीवाद का विकास किया जाएगा तो एक तरफ इसका मेन रीजन क्या है, मेन मोटिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि विश्व से समाजवाद का उन्मूलन किया जाए। विश्व से समाजवाद या साम्यवादी जितनी भी धारणा है उसको समाप्त कर दिया जाए, निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाए। विश्व में बहुत सारी अर्थव्यवस्था है, जब उन्होंने समाजवाद अपनाया तो उनका क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होने लगा। धीरे धीरे पतन होने लगा तो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ये निर्देश दिया या आदेश दिया कि जाओ तुम जो भी समाजवादी अपना रखे, जिन्होंने भी समाजवाद अपना रखा है, जिनकी अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हुई है, उन्हें क्या किया, अधिक से अधिक ऋण प्रदान किया जाए। और उनसे क्या किया जाए, अधिक से अधिक ऋण प्रदान किया जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, वो पूंजीवाद को अपना ले। उनपे एक शर्त थोपी गई कि पूंजीवाद को वे अपना ले और समाजवाद को छोड़ दे। ये 1991 में भारत में भी हुआ था। अगर आप 1990 का दशक जाएंगे तो क्या पूरा का पूरा क्या था, भारत में आर्थिक सुधारों का दशक कहा जाता है, जिसमें भारत ने भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ओर थोड़ा थोड़ा झुकाव दिखाया था अपना। जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के निर्देश के अनुरूप उसने भी अपने आप को पूंजीवाद की ओर उन्मुख किया था। अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उभार हो गया। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को एक उपनिवेशवाद था जो ब्रिटिश ने फैलाया था, और दूसरा उपनिवेशवाद है जो किसका, पूंजी का उपनिवेशवाद। पूरे विश्व में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, पूरे विश्व में निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाए, जिसके माध्यम से दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट का अधिक मात्रा में क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। क्योंकि जो अभी अभी उपनिवेशित हुए थे, जो अभी अभी उपनिवेश से छूटे देश थे, जैसे कि भारत हो गया, मध्य एशिया में और बहुत सारे देश हो गए, और दक्षिण एशिया में देश हो गए, इंडोनेशिया हो गया, और कौन हो गए, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और जो दूसरे अन्य देश हैं, श्रीलंका हो गया। ये जो अभी अभी उपनिवेश से छूटे थे, इनका क्या था, अब इन्होंने अपने देश में क्या करना था, सामाजिक आर्थिक नीति अपनानी थी, अपने देश का तेजी से विकास करना था, पर इनके पास पैसा नहीं था क्योंकि अभी अभी ये उपनिवेश के चंगुल से बचे थे। तो क्या हुआ, अमेरिका द्वारा ये नीति अपनाई गई कि इन देशों में जिन्हों अभी अभी उपनिवेश से हटे हैं, इन्हें क्या किया जाए, अधिक मात्रा में पूंजी प्रदान कर दी जाए ताकि इनका भी विकास सुनिश्चित हो सके। और जो पहले से पश्चिमी विश्व था, वो पहले से संपन्न था, वह मशीन पहली से आ चुकी थी, तो उनके प्रोडक्ट को इन देशों में क्या किया जाए, डंप किया जाए, यानी कि सस्ते मात्रा में बेचने को डंप कहते हैं। तो सस्ते मात्रा में जब बेचा गया तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब सस्ते मात्रा में इन देशों के प्रोडक्ट को बेचा गया तो इनके जो घरेलू प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। नव उपनिवेशवाद का मतलब है कि एक ऐसी नीति अपनाना जिससे वो देश कहीं ना कहीं उस देश का गुलाम बन जाए, इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। उदारवाद और पूंजीवाद का प्रसार का क्या मतलब है, उदारवाद और पूंजीवाद। उदारवाद का मतलब है कि उदारीकरण को बढ़ावा देना। भारत ने भी 1991 में देखा होगा आपने कि किस प्रकार उदारीकरण को बढ़ावा दिया था। पूंजीवाद का प्रसार करना, यानी कि अमेरिका की जो नीति थी पूंजीवाद, उसको बढ़ावा देना अधिक मात्रा में। नए देशों का उदय, नए देश कौन कौन से उदय हुए, यानी कि 15 नए देशों का उदय हो गया था, जो थे, एक था रूस, और जो बाल्टिक क्षेत्र, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये इन देशों का उदय हुआ। मैंने आपको CIS देश बताए थे, वो इसी में है। शोक थेरेपी का क्या मतलब है, ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान से समझना। शोक का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाना, और थेरेपी का मतलब क्या होता है, उपचार करना। तो क्या हुआ कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक के निर्देशानुसार इन यूरोपीय देशों और जो अभी अभी सोवियत संघ से विघटित होकर अलग हुए थे, इन्होंने क्या किया, पूंजीवाद अपनाया। तो इसे ही रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की और संक्रमण को क्या कहते हैं, इस संक्रमण को क्या कहते हैं, शोक थेरेपी। ये किसका मॉडल था, वर्ल्ड बैंक और IMF का, IMF द्वारा निर्देशित था, इसे शोक थेरेपी कहते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है, शोक थेरेपी का क्या मतलब होगा कि पहले एक शोक दे देना, फिर उसकी थेरेपी कर देना, यानी कि पहले एक क्या करना, आघात पहुंचा देना, फिर उपचार कर देना।
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में पूरी स्टोरी बता दी है कि किस प्रकार अमेरिका द्वारा पूंजीवाद का प्रसार किया जा रहा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। इनके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इनके द्वारा इन देशों को पूंजीवाद की ओर उन्मुख करने के लिए पूंजी दी गई ताकि ये देश भी समाजवाद को त्याग कर, यानी कि इनका शॉक थेरेपी का मेन उद्देश्य था कि निजी संपत्ति का पूरे विश्व से उन्मूलन कर दिया जाए, समाजवाद का खत्म कर दिया जाए, साम्यवाद को खत्म कर दिया जाए और पूरे विश्व में पूंजीवाद और उदारवाद को बढ़ावा दिया जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।